So dear student, once again welcome back to JEE Main Crash Course। तो बच्चों, this is all about me। हम लोग बात कर रहे थे TRS 09 के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है सर्कल। बच्चों, सर्कल के अंदर भी स्ट्रेट लाइन की तरह ही छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स आते हैं कि सर्कल क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें आती हैं। यदि मैं जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं कि जेई मेन के अंदर यहाँ पर कितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जेई मेन के अंदर, तो दोस्तों जेई मेन के अंदर एक क्वेश्चन तो शॉर्ट है, आता ही आता है। सर्कल से क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कई बार क्वेश्चन एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि कॉनिक सेक्शन को सर्कल से वो मिक्स कर सकते हैं। और जब कॉनिक सेक्शन को सर्कल से मिक्स कर देते हैं ना, तो वहां पर क्वेश्चन अच्छा बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कॉनिक सेक्शन और सर्कल को मिक्स कर देने पर। ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा और खतरनाक लेवल का बन जाता है। लेकिन मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं स्पेशली, तो वैसे तो हम लोग बहुत सारे पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर सर्कल के अंदर, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट पार्ट आता है सर्कल का, वो जनरली नहीं पूछा जाता है। लास्ट पार्ट मतलब जो हम एंड में डिस्कस करेंगे, आज की जो थ्योरी है उसके अंदर भी जब हम एंड में डिस्कस करेंगे जो चीजें, तो जो एंड वाला जो पोर्शन है वो जनरली नहीं आता है सर्कल से। ठीक है, मतलब मैं बीच चीज में बोलूंगा कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप उस पार्ट पे ज्यादा एम्फेसाइज करना, उस प्रकार के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करना, तो सर्कल के क्वेश्चन जेई मेन के अंदर आप आसानी से कर पाओगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्कल होता क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सर्कल और स्फीयर की डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्कल और स्फीयर की डेफिनेशन एक जैसी ही है। द ओनली डिफरेंस इज सर्कल इज इन ए प्लेन एंड स्फीयर इज इन 3 डायमेंशन। सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। यदि मैं इन ए प्लेन ये वर्ड हटा दूंगा तो ये स्फीयर बन जाएगा। बेसिकली 3 डायमेंशन की बात करोगे तो whose distance from a fixed point called the center is always constant and that constant is known as the radius। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। उसको हम बोलते हैं कि सर्कल का लोकस होता है। ये बात समझ में आ गई ना बेटा? एक प्लेन की बात करेंगे, एक प्लेन के अंदर यदि मूवमेंट होगा, बच्चों देखो, एक प्लेन के अंदर यदि मूवमेंट होगा तो वो क्या होगा? एक सर्कुलर पाथ होगा। लेकिन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर यदि ऐसा होता है तो उसको हम स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस पॉइंट को एच कोमा के मान लेते हैं, अपने ये सर्कल की इक्वेशन आती है। इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? सेंटर रेडियस फॉर्मेट ऑफ द सर्कल। सेंटर रेडियस फॉर्मेट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे सेंटर होता है अल्फा कोमा बीटा और रेडियस होती है आर। तो बच्चों, जैसे कि सेंटर यदि 1,3 है, रेडियस 2 है, तो ये सर्कल हो गया। बच्चों मुझे बताओ, क्या ये सर्कल है क्या? ये पहला एग्जांपल तो ठीक था, क्या ये सेकंड एग्जांपल सर्कल है क्या? हाँ है, ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। कई बार बच्चे जल्दबाजी के अंदर जो मिस्टेक करते हैं उस मिस्टेक को एम्फेसाइज कीजिए। यहाँ पर जैसे 3 लिखा हुआ है, तो बच्चे लोग जल्दबाजी के अंदर रेडियस को 3 नोट कर देते हैं, कैलकुलेशन एरर करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, ये कैलकुलेशन एरर वाला पॉइंट है ना। यहाँ पर रेडियस को √3 होगा, है ना, रेडियस √3 होगा। बच्चे जल्दबाजी में उसको स्क्वायर भूल जाते हैं। ठीक है, साथ साथ इस प्रकार का यदि फॉर्मेट लिखा हुआ होता है तो भी बच्चे उसको सर्कल मान लेते हैं। भाई कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम आती है लोकस की, कि भाई इसका लोकस क्या है, कैलकुलेट किया तो ये आया। अब फिर आंसर होता है ऑप्शन ए बी सी डी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, है ना, तो पैराबोला। तो उसमें अपन इसको बोल देते हैं, इस प्रकार की ज्योमेट्री को सर्कल बोल देते हैं। नहीं बच्चों, ये जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है, टेल मी एवरीबडी दैट दिस इज अ सर्कल और नॉट। तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है, ये सर्कल है या नहीं? यस और नो में आंसर दें। ये सर्कल नहीं होगा ना, क्यों? यहाँ पर देखो y माइनस हाफ तक तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर देखो, ये जो सेकंड पार्ट था ये तो मेरा सर्कल था। ये जो थर्ड पार्ट है, क्या ये सर्कल होगा क्या? यस और नो में आंसर दो। क्या ये थर्ड पार्ट वाला सर्कल होगा क्या? नहीं होगा ना, क्यों? यहाँ पे 2y आ गया इस वजह से। ठीक है ना, क्लियर है बात? तो बेसिकली सर्कल की जो इक्वेशन होती है उसमें क्या ध्यान रखना है
कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो अदर देन 1 हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो होता है ना जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में, यदि जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन हो, यदि मैं आपको बोलूं कि जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों बताओ ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करती है? ये सर्कल तब रिप्रेजेंट करती है, पहली कंडीशन तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो, और दूसरी कंडीशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 हो, है नहीं? यदि ऐसा हो जाएगा तो ये सर्कल होगा कि नहीं होगा? क्या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 होना आवश्यक है क्या? नहीं। कोफिशिएंट यदि अदर देन 1 होगा, यदि 3 भी होगा तो 3 को अपन ओवरऑल डिवाइड कर देंगे और अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वैसा अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, इस मैपिंग डायग्राम से, इस फ्लैश कार्ड की हेल्प से आप पूरा सर्कल के कॉन्सेप्ट फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। पहला फॉर्म आपको दिख रहा है सेंटर फॉर्म। बच्चों मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के फ्लैश कार्ड्स आपका जो कोर्स है आरजीएल सर जी, जो हमारी ऐप के ऊपर आपने जो कोर्स लिया हुआ है, वहां पर आप हर चैप्टर के फ्लैश कार्ड क्विक रिवीजन के लिए देख सकते हो। यदि आप कोई टेस्ट के लिए जा रहे हो तो मैथ्स के सारे फ्लैश कार्ड आप वहां पर एक बार क्विक रिवीजन के लिए देख लेना, ठीक है। वो अवेलेबल है सारे चैप्टर्स के। तो देखो बेटा, सेंटर फॉर्म, सेंटर यदि एच कोमा की है, जनरल इक्वेशन ये होती है, इसका सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। स्पेशल केसेस में जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो रेडियस मोड के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर के स्क्वायर ही आ गया। सर्कल यदि वाई एक्सिस को टच करता है तो रेडियस आपकी, सर्कल बच्चों यदि वाई एक्सिस को टच करता है तो रेडियस आपकी क्या होती है? मोड एच के इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पर एच स्क्वायर ही आ गया। दोनों को टच करेगी तो सेंटर, दोनों को टच करने की केस में ध्यान रखना, यहाँ पर हो सकता है कि सर्कल गिवन हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऐसा होगा, सर्कल कैन बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट एज वेल, सर्कल कैन बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल, एंड सर्कल कैन बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एज वेल, ठीक है। स्पेशल केसेस के बाद इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द एक्सिस भी आता है, कि किसी भी सर्कल के द्वारा एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट मेड होते हैं, एक्स एक्स इंटरसेप्ट जो होता है वो होता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, and the y intercept is twice of under root f square minus c। बच्चों यहाँ पर एक लोकस का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इंटरसेप्ट पर, इंटरसेप्ट के ऊपर लोकस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन आने के हाई चांसेस होते हैं कि सपोज बोल दिया गया है कि एक जनरल सर्कल है या फैमिली ऑफ सर्कल है, फैमिली ऑफ सर्कल पे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब क्या हुआ कि भाई जी एफ सी वेरी कर रहे होंगे। वो सर्कल इस प्रकार से है कि उसका एक्स इंटरसेप्ट है 7 और y इंटरसेप्ट, सपोज मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन अच्छी दे देता हूँ, x इंटरसेप्ट है 8 और y इंटरसेप्ट है 6, तो उसके सेंटर का लोकस निकालिए। क्या बोल दिया गया कि एक फैमिली ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। It cuts x intercept as 8 and y intercept as 6, then find the locus of the center of the circle। तो जो सेंटर होगा सर्कल का उसका लोकस आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। तो what you have to do, you have to find a relationship between the center's coordinate and the center coordinate is minus g comma minus f। बेसिकली आपको लास्ट में जाकर के माइनस जी कोमा माइनस एफ को आपको एक्स कोमा वाई से रिप्लेस करना होगा, सेंटर यही होगा ना बेटा, ठीक है। तो आपको देखो ये रिलेशनशिप पता है, तो इनको अपन क्या करें, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट, स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट, है नहीं? तो उससे सी का काम खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। टेल मी एवरीबॉडी व्हाट इज योर आंसर? 16 माइनस 9 इज 7, ठीक है। माइनस जी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, ये आपका लोकस आ गया। बताओ बच्चों, चमका कि नहीं चमका क्वेश्चन, कि किस प्रकार से हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पे लोकस का क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज कैन बी ऑफ द मेंस एज वेल एज एडवांस लेवल, ठीक है। क्लियर हुई बात, ठीक है। सो ये हमारी कहानी है अपनी इस चीज की, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्म होता है बच्चों वो होता है डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक एंड पॉइंट यदि हमें पता होते हैं, यदि x1 y1 और x2 y2 हमारे सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट होते हैं, तो वहां पर जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये मेरी डायमेट्रिक एंड पॉइंट फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन होती है।
मैं कुछ बच्चों को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर अपन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का सम x1 प्लस x2 इंटू एक्स माइनस वाई कोऑर्डिनेट का सम y1 प्लस y2 इंटू वाई प्लस x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 इक्वल टू 0। ये भी मेरी किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है डायमेट्रिक फॉर्मेट, वेयर x1 y1 एंड x2 y2 एट द डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात आती है द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, कि सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट में x इक्वल टू आर cos थीटा एंड y इक्वल टू आर sin थीटा इज नोन एज द पैरामेट्रिक फॉर्म। लेकिन सर्कल यदि सेंटर रेडियस फॉर्मेट में होता है तो उसको अपन शिफ्टिंग कर देते हैं, x इक्वल टू h प्लस आर cos थीटा एंड y इक्वल टू k प्लस आर sin थीटा। ये जो बेटा सेकंड कॉलम के अंदर जो फॉर्म लिखी हुई है इनको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, और पैरामेट्रिक इक्वेशन से अपन इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्मेट को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द सर्कल। पहला जो कॉलम है इसमें वो बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, और सेकंड कॉलम वाले को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, वेयर थीटा इज द पैरामीटर। ठीक है बेटा, क्लियर होगी के बाद किसी को डाउट, सारे पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? बेटा यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था आप लोगों के साथ उसको भी थोड़ा समझना, कि जो पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में थोड़ा सा और बात करूंगा। जैसे कि x की जो वैल्यू आई थी, मतलब ये जो फॉर्मेट है x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन एज वेल एज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेकिन दोनों में से एक टाइम पर एक ही चीज होगी, है हाँ कि नहीं, जल्दी से बताइए। दोनों में से एक टाइम पर एक ही बात होगी कि नहीं होगी? ये कुछ अलग अलग बातें भी हो सकती हैं, एक ही बात होगी। दोनों में से यदि एक ही बात होती है तो यदि r फिक्स है और थीटा पैरामीटर है, थीटा पैरामीटर है, तो बताओ ये किसकी इक्वेशन है? और यदि r पैरामीटर है और थीटा फिक्स है, दो चीजें होती हैं। यदि बेटा देखो r फिक्स है, मतलब वो जो पॉइंट है x1 y1 ये वाला पॉइंट है, इससे r फिक्स है, थीटा रोटेट कर रहे हैं तो जो पॉइंट्स आएंगे वो सर्कल के ऊपर आएंगे। डिस्टेंस फिक्स है, केवल एंगल रोटेट हो रहा है, तो लोकस इज द सर्कल, मतलब दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, यदि r पैरामीटर है, जैसे लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट से अपन एक लाइन के ऊपर बात करते हैं तो वहां पर थीटा फिक्स होता है, और r पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट निकालते हैं, तो इस वाले केस में क्या होता है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन होती है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को लाइन और सर्कल के केस में ये डाउट आता है, वो बच्चे इस पॉइंट को नोट कर लेना। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलें आगे। एक स्पेशल केस और आता है ओरिजिन वाला। वो जो ओरिजिन वाला केस होता है वो क्या कहता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, यदि वो नहीं होती है तो सर्कल ओरिजिन से पास करता है, दैट्स इट। ठीक है, इसके बच्चों बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, कि एक सर्कल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन। तो बेटा देखो सर्कल जनरली ये होता है, तो इस बात पे डिपेंड करता है S1 पर। दिख रहा होगा बेटा, पॉइंट अंदर है तो S1 नेगेटिव है, पॉइंट बाउंड्री पर है तो S1 जीरो है, और पॉइंट बाहर है तो S1 पॉजिटिव है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से मुझे बताओ। ये S1 वाली कहानी क्लियर है सभी को? क्लियर है ना, अंदर बाहर और बाउंड्री। ठीक है, यहाँ पर बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन तो ठीक है, चलो पॉइंट दे दिया गया, अपन ने चेक कर लिया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पर, कि कोई ना कोई पैरामीटर आपको दे दिया कि अल्फा कोमा 2 माइनस अल्फा इनसाइड लाई करता है, तो अल्फा की वैल्यू निकालो। मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन पैरामीट्रिक बेसिस पर, मतलब पैरामीटर इंसर्ट करके वो आपसे क्वेश्चन फ्रेम करवा सकता है, inside the geometry, on the geometry or outside the geometry. Same type of question can be framed on parabola, ellipse and hyperbola as well. वहां पर भी हमें ये बात डिस्कस करनी होगी। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू कर्व। तो चलो बेटा इसके लिए अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे अभी ट्राई कीजिए और मुझे आंसर शेयर कीजिए कि क्या आंसर आएगा।
बेटा इनसाइड तो लाई करता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये सर्कल है, इसका एक सेंटर होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2, -1। ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये डायमीटर तो नहीं है, ये लाइन क्या डायमीटर है, लाइन डायमीटर है क्या, क्या सेंटर से पास कर रही है, नहीं, तो डायमीटर नहीं है। डायमीटर तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है सर्कल को, तो डायमीटर नहीं है, तो ऐसे होगी, कोड होगी भाई, सेंटर की इधर भी हो सकती है उधर भी हो सकती है, हमने एक्यूरेट सर्कल थोड़ी ना लोकेट किया है। तो ये जो कोड होगी, तो कोड जो होती है सर्कल को दो रीजन में डिवाइड कर रही है, एक स्मॉलर रीजन और एक लार्जर रीजन। तो हमें ये बताना है कि 1,2 जो है वो स्मॉलर रीजन में लाई करेगा या लार्जर रीजन में लाई करेगा, ये बताना है आपको। तो सबसे पहली बात तो कि वो जो पॉइंट था P 1,2 वो अंदर है या नहीं, पहली बात तो चेक करो कि पता चले बाहर ही हो और हम अंदर बाहर की बात कर रहे हैं कि भाई छोटे वाले रीजन में या बड़े वाले रीजन में। समझिए बात को, हम IIT मेंस और एडवांस की बात कर रहे हैं और बच्चे पता चले बोर्ड के अंदर ही फेल हो गया है, बात समझ रहे हो ना, ठीक है, तो एलिजिबल ही नहीं होगा और बातें उसकी बड़ी बड़ी हो रही है फिर, है ना, तो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखना है। तो आपका आंसर ही आ गया, कि नहीं आ गया, तो दिस इज नेगेटिव, कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, जस्ट ऑब्जर्व कर लो नेगेटिव है, मतलब इनसाइड है, इनसाइड तो ठीक है। अब बच्चा किस पॉइंट के रेफरेंस से हम लोग बात करेंगे, हमें पता है ये जो भी लाइन होगी, लाइन के रेस्पेक्ट में, मैं सेंटर की पोजीशन चेक कर लेता हूं। तो सेंटर किधर है, सेंटर दे रहा है पॉजिटिव, और ये जो पॉइंट है ये कैसा दे रहा है, सेंटर दे रहा है पॉजिटिव, और ये वाला पॉइंट भी कैसा दे रहा है, पॉजिटिव। मतलब लाइन के रेस्पेक्ट में सेंटर और पॉइंट दोनों सेम साइड में लाई करेंगे। बताओ, इस लाइन के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू लाइन, सेंटर एंड P लाइज ऑन सेम साइड। ये बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या, टाइप यस और नो में आंसर दीजिए कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेंटर और पॉइंट दोनों सेम साइड में लाई कर रहे हैं। तो बताओ कि पॉइंट P जो होगा वो स्मॉलर रीजन में होगा या बिगर रीजन में होगा। तो क्या आ गया, implies P lies in larger region। कहां लाई करता है, बड़े वाले रीजन में लाई करता है। चमका कि नहीं चमका ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, चलो चलें आगे। यहाँ पर बेटा पोजीशन से साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और भी आता है, उसको भी आपको याद रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या आता है कि कोई पॉइंट है यदि सर्कल के बाहर, ठीक है, तो उससे लिस्ट डिस्टेंस पर और मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स होते हैं वो ये वाले होते हैं, कि जैसे कि ये पॉइंट था ये, तो उससे आप नॉर्मल खींच दो, नॉर्मल समझते हो ना, तो नॉर्मल के अलोंग ये जो पॉइंट होता है ये लिस्ट डिस्टेंस पर होता है, और ये जो पॉइंट होता है ये ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर होता है पॉइंट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पूछा जा सकता है, लिस्ट डिस्टेंस वाला ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वाले पॉइंट निकालो, और डिस्टेंसेस निकालनी हो तो हम बता सकते हैं कि वो जो डिस्टेंसेस होंगी वो सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लो, AC में से एक होती है प्लस आर मैक्सिमम डिस्टेंस, AC प्लस आर और AC माइनस आर। इस पॉइंट को ध्यान रखना है
किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर लिस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट, मतलब लिस्ट डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस क्या होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस वाले की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है ना। AC उस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस प्लस आर और उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस माइनस आर, ये कहानी होती है, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों पोजीशन के बाद बात आती है कि किसी लाइन की पोजीशन क्या होती है सर्कल के ऊपर। क्या, किसी लाइन की पोजीशन क्या होती है सर्कल के ऊपर, मतलब पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। तो पोजीशन ऑफ लाइन की यदि मैं बात करूं सर्कल के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर जेई मेन का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनता है, ये P इक्वल टू आर वाली जो कंडीशन है ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखो सर्कल के, तो P इक्वल टू आर पर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम होते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या हो रही कहानी, थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर कि जो सर्कल की सीकेंट यदि होगी तो उसके ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से छोटी होगी, नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट होगी तो ग्रेटर देन होगी, और P इक्वल टू आर हो गया तो टेंजेंट होगी, और P इक्वल टू 0 आ गया मतलब डायमीटर होगी। बात चमकी कि नहीं चमकी। तो P इक्वल टू आर इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1+m², ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। इज दिस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वैलिड एवरीवेयर? नो, this condition of tangency is valid if line is y equal to mx plus c and the circle is x square plus y square equal to a square। यदि अपन इसके सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ रेडियस करते हैं तो ये कंडीशन आती है, या फिर लाइन को सर्कल में पुट करके डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देते हैं तो वहां से कंडीशन आती है। लेकिन बच्चों जब आप ये वाली कंडीशंस लगाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि दिस कंडीशन इज वैलिड ओनली व्हेन in the case of standard circle and the line was y equal to mx plus c। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको जब भी टेंजेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, कोई पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन आए, तो आपको P इक्वल टू आर का फंडामेंटल यूज में लेना है, P इक्वल टू आर का कॉन्सेप्ट यूज में लेना है। ये बात क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक तो शेयर करो। तो बेटा जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, कि आपसे कोई पूछ ले कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द लाइन कट्स द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सीकेंट है तो P लेस देन आर कर दिया। अब P लेस देन आर करना आसान है और वो कंडीशन इस प्रकार से याद करना मुश्किल है कि भाई सी स्क्वायर छोटा होगा या बड़ा होगा, तो बेटर है अपन P लेस देन आर करके सोल्व कर ले। तो बेटा यहाँ पे टेंजेंट की बात आती है कि y इक्वल टू mx प्लस सी, इसके ऊपर टेंजेंट होगी तो टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है। यहाँ पर देखो दो टेंजेंट की होती है, एक स्लोप की किसी भी सर्कल के ऊपर बच्चों दो टेंजेंट होती है। लेट से ये स्लोप है तो एक इधर 180 डिग्री पर, मतलब एक y एक्सिस को ऊपर कट कर रही होगी तो एक y एक्सिस को नीचे कट कर रही है। सेम स्लोप की दो टेंजेंट होती है। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि ये जो लाइन है ये कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है, कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट ये होते हैं। आपको यदि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट याद नहीं रहता है तो आप पॉइंट फॉर्म से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चेक कर सकते हो कि जो पॉइंट फॉर्म होता है, पॉइंट फॉर्म क्या कहता है कि किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 होती है यदि पॉइंट कर्व के ऊपर होता है। तो पॉइंट यदि कर्व के ऊपर होता है तो t इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन होती है। तो t इक्वल टू 0 कैसे ऑब्टेन किया जाता है? t इक्वल टू 0 के अपने कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि किसी भी कर्व में किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर को बदल देते हैं हम x(x1) से, y स्क्वायर को बदल देते हैं y(y1) से, x को बदल देते हैं x प्लस x1/2 से, y को बदल देते हैं y प्लस y1/2 से, और x इंटू वाई सर्कल में नहीं आता है लेकिन जनरल ज्योमेट्री के अंदर आ सकता है, तो वहां पर भी x1 इंटू वाई प्लस x y1/2 और कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने देते हैं। तो बेटा जैसे कि ये क्वेश्चन था, ये सर्कल था और इसके ऊपर यदि आपको x1 y1 कोई पॉइंट पता हो तो इसके x1 y1 के ऊपर सर्कल की जो टेंजेंट होगी वो ये होगी। यदि आपका सर्कल जनरल वाला सर्कल है, लेट से ये वाला सर्कल है आपका, कौन सा? ये वाला जनरल सर्कल, तो इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन ये वाली हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है ना आपको कि कैसे हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं। तो पॉइंट फॉर्म की हेल्प से जैसे मैं बात कर रहा था कि भाई कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन में दिया हुआ कि यार ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा,
तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट फॉर्म की हेल्प से टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे इस सर्कल के ऊपर और उसको इससे कंपेयर कर देंगे, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं, माना कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था x1, y1, तो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई और आप बोल रहे हो कि टेंजेंट आपकी ये है, इन दोनों को कंपेयर कर दो। तो उस वाली इक्वेशन को भी अपन इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ x1 बाई y1 इंटू x प्लस ए स्क्वायर बाई y1। कंपेयर करो बेटा इसको, तो m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ x1 बाई y1 और c की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर बाई y1। तो y1 का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ए स्क्वायर बाई सी, और x1 यहां से निकाल देंगे y1 पुट करके। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला जा सकता है यदि याद नहीं हो तो, ठीक है। पॉइंट फॉर्मेट हो गया। और तीसरा फॉर्मेट आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म भी जनरली हम लोग स्टैंडर्ड के लिए ही याद रखते हैं कि स्टैंडर्ड के ऊपर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं, ए cos थीटा ए sin थीटा। तो वही पॉइंट फॉर्म से हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालते हैं, तो वो आती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू ए। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कोई खास यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है कि किसी सर्कल के ऊपर यदि दो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हैं पी अल्फा एंड क्यू बीटा। पी अल्फा देने का मतलब होता है कि उसके ऊपर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ए कोस अल्फा ए साइन अल्फा। क्यू बीटा देने का मतलब होता है उस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉस बीटा ए साइन बीटा। तो उस सर्कल के ऊपर यदि हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसके कोऑर्डिनेट हमें याद होने चाहिए। दैट्स व्हाई वी विल बी स्टडीइंग द पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग आपने ये ऑब्जर्व किया कि स्लॉप फॉर्म के अंदर भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर भी हम स्टैंडर्ड सर्कल ले रहे हैं। जनरल सर्कल जनरली टी इक्वल टू जीरो कॉन्सेप्ट से यूज में लिया जाता है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में हम पॉइंट यदि गिवन होता है तो टी इक्वल टू जीरो कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं। तो बात मैं कर रहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, कि पी अल्फा और क्यू बीटा इन दोनों पॉइंट के ऊपर यदि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना चाहूं कि यहां पर यदि मैंने टेंजेंट्स को ड्रॉ किया और आर जो पॉइंट मेरा आया, तो वो जो आर जो पॉइंट है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा वो आपको याद रखने हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये होते हैं ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, कॉमा ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये मेरे इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं इस पॉइंट के। ये बात चमकी कि नहीं चमकी, इसको याद रखना है। इसके ऊपर बच्चों एक लोकस का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनता है लोकस का क्वेश्चन, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि इन दोनों पॉइंट में कि जो एंगल्स हैं उनका डिफरेंस है कुछ पाई बाई 3 लेट से, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालो। तो h बराबर ये और k बराबर ये, तो नीचे तो कांस्टेंट आ गया। कॉस और साइन को गायब कैसे करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो h के में रिलेशन आता है, लोकस आ जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं आपको। पॉइंट में एक आपको क्वेश्चंस के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये ऊपर वाला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, फाइंड द इक्वेशन द टेंजेंट टू द सर्कल एट दिस पॉइंट। तो क्वेश्चन में यदि लैंग्वेज ऐसी आती है एट का मतलब होता है कि वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है। तो आप डायरेक्टली यदि t इक्वल टू 0 निकालोगे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस सर्कल के लिए, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन होगी। ठीक है, आप पॉइंट को पुट करके भी क्रॉस चेक कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन यदि इस प्रकार का, ये जो 6 नंबर का है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 5,4 टू द सर्कल। यदि फ्रॉम द पॉइंट आ गया, क्या आ गया, फ्रॉम द पॉइंट आ गया, तो गड़बड़ हो जाती है। फ्रॉम का मतलब भी बच्चे क्या करते हैं, अच्छा पॉइंट पता है सर्कल पता है, t इक्वल टू 0 लगा दो, तो t इक्वल टू 0 आपकी टेंजेंट की इक्वेशन नहीं होती है। फ्रॉम द पॉइंट मतलब फ्रॉम मतलब बाहर है पॉइंट, उससे अपन ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आती है, ये भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मत लगा देना, ये पाप है ना बेटा, ये ध्यान रखना है। एट और फ्रॉम में डिफरेंस होता है यदि आप टेंजेंट की इक्वेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फ्रॉम वाले पॉइंट से हम टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो फ्रॉम वाले पॉइंट से क्या करते हैं बेटा, हम ये लगा देते हैं कि y माइनस 4 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 5। भाई उस पॉइंट से पास करने वाली कोई भी लाइन की इक्वेशन हैविंग स्लोप m ये होगी। अब यदि वो लाइन हमारी टेंजेंट है तो इस सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस कर दो उसके ऊपर।
तो P इक्वल टू R लगा करके M की वैल्यू आती है, आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आती है। तो ये तरीका हमने सीख भी लिया कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर यदि आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होगी तो कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट से स्लोप पॉइंट फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देंगे और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस लगा देंगे, तो आपके पास कहानी क्लियर हो जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बेटा नॉर्मल जो होता है सर्कल के केस में वो बहुत आसान पार्ट होता है। नॉर्मल क्या होता है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर केस होगा तो डायग्राम में दिख रहा है आपको, यदि ये टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो सेंटर से पास करेगी, तो पॉइंट पता है सेंटर से पास कर रहा है, तो दो पॉइंट आ गए तो नॉर्मल की इक्वेशन डायरेक्टली आती है। नॉर्मल के केस में हमें कुछ भी याद नहीं रखना है, बस एक छोटी सी जरा सी चिन्नी सी बात है, और वो नन्ही सी बात क्या कहती है कि हमें, नन्ही सी बात ये कहती है दोस्तों कि जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है। चलो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि दो नॉर्मल दे दी जाए, तो दो नॉर्मल दे दी जाए मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होता है। इसके बाद बच्चों बात आती है पेयर ऑफ टेंजेंट की, कि हम किसी भी सर्कल के ऊपर एक एक्सटर्नल पॉइंट जो था, अभी मैं बात कर भी रहा था कि उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर यदि मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उनकी इक्वेशन निकाल सकता हूं मैं। उनकी सेपरेट इक्वेशन निकालना मैंने बता दिया है आपको। सेपरेट इक्वेशन निकाल करके उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन आती है, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब यदि आप उनकी सेपरेट इक्वेशन नहीं निकालना चाहते और डायरेक्टली पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करना चाहते हैं, तो क्या करो, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो सर्कल है उसको एज इट इज लो, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सर्कल का S1 कैलकुलेट करो, तो S इंटू S1, और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में T कैलकुलेट करो, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में T टेंजेंट तो नहीं होगा, तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर को इवेलुएट करो। SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर जो एक्सप्रेशन जो देगा, दैट विल बी योर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्लियर हो गया क्या बात? तो अपन यहां से आपको 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन मिलेगी, और वो 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन को आप सेपरेट करके करोगे तो वो इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन भी आ जाएंगी, इंडिविजुअल टेंजेंट में। तो इंडिविजुअल टेंजेंट यदि निकालना हो तो इस तरीके से नहीं जाना है, आपको अभी जो बताया था क्वेश्चन M वाला वैसे जाना है, और पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने तो डायरेक्ट SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से जाना है। अब बच्चों किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आगे की कहानी आती है कि भाई इनके बीच का एंगल क्या होगा, इस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इस टेंजेंट को सर्कल से ज्वाइन कर दिया जाए तो ठीक है, तो ये ट्राइंगल बनेगा, इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो यदि इस यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल क्या होगा, तो ये सारी बातें भी हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में, तो बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या कहती है कि किसी पॉइंट से, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, टेंजेंट ड्रॉ आएंगी तो ठीक है, ये टेंजेंट आई, तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है AP, इसकी वैल्यू रूट S1 के इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है? रूट S1, और इसका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये पॉइंट पढ़िए आप, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A इज कॉल्ड द पावर ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो बेटा आपको पहले से पता होगी सर्कल के केस में, ये वाली प्रॉपर्टी कि किसी पॉइंट P से ये A और ये B, ये C और ये D, तो PA इंटू PB का वैल्यू PC इंटू PD के इक्वल होता है ना, और यदि मैं इसको टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ये T है तो ये PT स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको पहले से पता होगा। तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है ये रूट S1 होती है, उसको पावर ऑफ ए पॉइंट बोलते हैं। पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल रिमेन्स कांस्टेंट, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, उसको डिपेंड करेगा कि पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आती है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल जो होता है एक लोकस का नाम है। डायरेक्टर सर्कल किसका नाम है? एक लोकस का नाम है। डायरेक्टर सर्कल के अंदर एक वर्ड है सर्कल, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका आंसर एक सर्कल आएगा। ऑल दो डायरेक्टर सर्कल जो होता है सर्कल का, सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल ही आता है। क्या होता है इसका लोकस की डेफिनेशन याद रखनी चाहिए। डायरेक्टर सर्कल की जो डेफिनेशन है ना वो याद रहनी चाहिए सभी बच्चों को। The locus of the point of intersection of two perpendicular tangents. The locus of the point of intersection of two perpendicular tangents is called the director circle of the given circle. The director circle of a given circle is concentric circle having radius equal to root 2 times, ये आएगा root 2 times the radius of original circle.
मतलब यदि आपका सर्कल लेट से x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यदि आपका सर्कल ये है तो आपका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेंटर उसका वही है x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर, उसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी √2 टाइम रेडियस, तो ये आपका 2r स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, यहाँ से 45 डिग्री से कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो ये वैल्यू √2r आ जाएगी, है ना, तो वहां से अपना सोल्व हो जाता है। बेटा ये जो अपन पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, तो ये यदि T1 और T2 पे टच करती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये जो T1 T2 वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं T1 T2 इज नोन एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। मतलब पॉइंट यदि बाहर होता है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एग्जिस्ट करती है। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले होते हैं कि ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आई इसकी लेंथ ये होती है, ये जो T1 T2 जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया ये होता है, इनके बीच का एंगल यदि थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू 2LR अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होती है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले बच्चों याद होने चाहिए। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पर जो R है वो क्या है, तो R इस गिवन सर्कल की रेडियस है, L क्या है, L इस P पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, √S1 से, पॉइंट पता है सर्कल पता है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। कई बार क्या होता है ये तीनों फॉर्मूले याद होते हैं लेकिन ये कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि ये एरिया वाला फॉर्मूला है या लेंथ वाला फॉर्मूला है या एंगल वाला, तो वो अपन बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन की हेल्प से, यूनिट्स की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला किस चीज का है। बेटा आप देखो, लेंथ जो होती है उसकी डायमेंशन लेंथ ही होगी, मतलब एल और आर की, ये भी लेंथ ये भी लेंथ, ये भी लेंथ स्क्वायर। ठीक है, तो सेम डायमेंशन की क्वांटिटी अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ या नहीं? ठीक है, तो क्या होगा, ये लेंथ 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 स्क्वायर, नीचे लेंथ स्क्वायर का अंडर लेंथ, इससे ये कट गया तो क्या बन गई, लेंथ बन गई, तो लेंथ का आंसर लेंथ में आना चाहिए था। इसको देखो, लेंथ लेंथ क्यूब लेंथ की पावर 4, नीचे लेंथ स्क्वायर, तो लेंथ स्क्वायर का एरिया लेंथ स्क्वायर में आता है। यहाँ देखो लेंथ स्क्वायर अपॉन लेंथ स्क्वायर डायमेंशन लेस, तो एंगल जो आएगा वो डायमेंशन लेस ही आएगा। टेन थीटा जो होगा किसी का भी एंगल का टेन थीटा क्या होता है, डायमेंशन लेस ही तो है ना, 1030 डिग्री 1/√3 डायमेंशन लेस, 1/√3 रेडियन, रेडियन इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब साथ में बच्चों ये जो ट्राइंगल है ना P T1 T2, ये जो ट्राइंगल है P T1 T2, इसका सर्कम सर्कल की बात होती है। अब सर्कम सर्कल के केस में क्या होता है, ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, और P पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और P पॉइंट जो होगा इसको डायमीटर मानू मैं OP को, तो ये यहाँ पर देखो 90 डिग्री सब्टेंड कर रहा है, तो OP को डायमीटर मानते हुए यदि मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो T1 T2 से पास करेगा, तो वही तो P T1 T2 का सर्कम सर्कल हो गया, ये होगा। तो P T1 T2 का जो सर्कम सर्कल होता है वो P और O को डायमेट्रिक एंड पॉइंट मानते हुए जो सर्कल बनाया जाता है वो होता है। तो यदि ये पॉइंट x1, y1 है और ये वाला पॉइंट सेंटर आपका -G, माइनस है F है, तो ये आपका सर्कल आ जाएगा। और कई बार क्वेश्चन में इसका सर्कम सेंटर भी पूछ सकता है, तो सर्कम सेंटर OP का मिड पॉइंट हो जाएगा। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर की नहीं? ठीक है, अब देखो बेटा, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक थोड़ा सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं कि कोई बोले आपको कि दो पॉइंट पे ये पॉइंट गिवन हो और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालनी हो। पहला क्वेश्चन कि पॉइंट गिवन होता है और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालना होता है, तो वो होती है T=0। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन जो होती है वो होती है T=0 इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक, अब कई बार क्या कहता है कि ये जो पॉइंट है ना ये किसी वेरिएबल लाइन पे लाई करता है, लेट से x+2y=4 पे किसी पॉइंट से अपन पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो बेटा ये अलग अलग पॉइंट होंगे तो अलग अलग पेयर ऑफ टेंजेंट आएगी, तो उनकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट भी अलग अलग आएगी। तो इस पॉइंट को आप जनरल अल्फा कोमा लेट से
y हो गया 4 माइनस अल्फा बाई 2। तो उनके रेस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 निकालोगे तो ये अलग अलग कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो होंगी फिक्स पॉइंट से पास करेंगी, तो उस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकता है, तो फैमिली ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के केस में बेटा एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि कोई दूसरा सर्कल आया, ये दोनों सर्कल मिलकर के ये कॉमन कोड बना रहे हैं, तो कॉमन कोड की इक्वेशन होती है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। कॉमन कोड के बारे में भी अपन बात करेंगे। अब बोल दिया गया कि जो पहला सर्कल था उसकी जो जहां पे कट कर रहा है वहां पर टेंजेंट्स बनाई, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कुछ मान लेना है h कोमा की, उसके रेस्पेक्ट में ये जो लाइन है ये पहले सर्कल की कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो t इक्वल टू 0 लगा देंगे पहले सर्कल के लिए, तो इक्वेशन आ गई। और S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से कॉमन कोड आ गई, वहां से अपन क्या कर लेंगे, कंपेयर करके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कॉमन कोड पे बन सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है कोड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट, कि यदि आपको कोड का मिड पॉइंट पता हो तो उसकी जो इक्वेशन होती है कोड की वो t इक्वल टू S1 होती है। अब बच्चे बोलेंगे सर मिड पॉइंट पता है तो इसका स्लोप पता है, तो इसका स्लोप आ गया, तो अपन वैसे भी निकाल सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन t इक्वल टू S1 फॉर्मेट जो है ये समटाइम्स हम लोग लोकस की प्रॉब्लम जब सोल्व करते हैं तो वहां पर काम में ली जाती है। यहां पर बच्चों एक बात होती है इंपॉर्टेंट कि द शॉर्टेस्ट कोड, यदि ये कोड शॉर्टेस्ट चाहिए, passing through a point m inside the circle is one chord whose middle point is m। कोई आपको बोले कि एक कोई कोड है जो कि m पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, अब उसकी लेंथ शॉर्टेस्ट हो, उसकी लेंथ शॉर्टेस्ट हो या फिर उसकी p से डिस्टेंस मैक्सिमम हो, फारदेस्ट हो। एक ऐसी कोड, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों पॉइंट बच्चा यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने कि किसी पॉइंट m से, कोई भी पॉइंट मान लो 1,2 3,4, किसी पॉइंट से पास करने वाली कोड की इक्वेशन बताइए जिसकी लेंथ शॉर्टेस्ट हो या फिर जिसकी डिस्टेंस p पॉइंट से मैक्सिमम हो, तो वो कोड की इक्वेशन क्या होती है। तो बेटा देखो मैं मान लिया कि वो जो पॉइंट होता है ना, कंक्लूजन तो क्या है कि वो पॉइंट मिड पॉइंट होना चाहिए, तभी उसकी लेंथ मिनिमम होती है और p पॉइंट से डिस्टेंस मैक्सिमम होती है। मैंने क्या कहा आपको प्रूव करने के लेट से ये पॉइंट था n कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो बेटा यदि वो डिस्टेंस फारदेस्ट नहीं है तो इस केस में देखो pm जो डिस्टेंस है वो छोटी होगी ना pn से, pm इज स्मॉलर, pm इज ग्रेटर देन pn। यदि वो m पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है तो क्या होगा, p पॉइंट की डिस्टेंस m से बड़ी है pn के कंपैरिजन, भाई परपेंडिकुलर और कहीं होगा, तो बेटर क्या है वो पॉइंट ही परपेंडिकुलर वाला बन जाए। यदि वो m पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं होगा तो हमेशा कोई ना कोई परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगा, तो वो जो डिस्टेंस आएगी वो pm हमेशा हाइपोटेनस बनेगा। इस वजह से क्या होता है कि फारदेस्ट डिस्टेंस वाला जो पॉइंट होता है वो वही होता है जहां पर वो पॉइंट जिससे वो लाइन पास कर रही है वो मिड पॉइंट, ठीक है। और इस केस में जो लेंथ ऑफ कोड होती है वो भी शॉर्टेस्ट होती है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात आती है कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल्स। देखो बेटा दो प्रकार की टेंजेंट होती हैं, एक होती है डीसीटी, एक होती है आईसीटी। तो डीसीटी आईसीटी क्या होती है पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ। देखो बेटा एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ठीक है। अब इनके ऊपर ऐसे ही कॉमन टेंजेंट जा रही है, ये भी कॉमन टेंजेंट जा रही है, जा रही कॉमन टेंजेंट। यदि यदि ध्यान से समझना, यदि ये जो कॉमन टेंजेंट जा रही है, यदि ये कॉमन टेंजेंट के रेस्पेक्ट में सेंटर्स ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द सेम साइड, सेंटर्स ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द सेम साइड, तो उसको बोलते हैं हम डीसीटी। डीसीटी का ही नाम है एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, ठीक। इन्हीं सर्कल के रेस्पेक्ट में ये भी टेंजेंट्स हैं। इन टेंजेंट के रेस्पेक्ट में सर्कल्स के जो सेंटर है वो अपोजिट साइड में है,
तो उसको हम बोलते हैं आईसीटी, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और यू कैन से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, डीसीटी और आईसीटी। अब ये जो डीसीटी आईसीटी होती हैं, ये किसी न किसी पॉइंट पे कट करती हैं। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, उसका प्रूफ भी है, लेकिन अभी अपन याद कर लेते हैं उसको, कि ये जो पॉइंट पी होता है, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग C1 C2 को R1:R2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट वाला पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ऐसे याद रखेंगे। और इंटरनल कॉमन टेंजेंट वाला जो पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, वो C1 C2 की लाइन ज्वाइनिंग को R1:R2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। मतलब ये जो पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो डीसीटी आईसीटी का मतलब क्लियर हो गया। तो बेटा सर्कल की जो पोजीशंस होती हैं, ये 5 पोजीशन होती हैं। पहली पोजीशन देखो, एक दूसरे से अलग अलग, तो 2 डीसीटी और 2 आरटीसी आईसीटी, टोटल होगी 4 कॉमन टेंजेंट। यहां पर क्या होता है, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस को यदि मैंने डी बोल दिया लेट से, तो उसकी कंडीशन क्या हुई कि डी शुड बी ग्रेटर देन R1+R2। फिर एक दूसरे से पास पास आएंगी टेंजेंट सर्कल्स, तो वो एक्सटर्नली टच करेंगे। तो एक्सटर्नली जहां टच करते हैं, तो इस पॉइंट पर ये जो कॉमन टेंजेंट है, ये तो हो गई आईसीटी और 2 हो गई डीसीटी। तो यहाँ पर डी जो C1 C2 की वैल्यू है, वो R1+R2 की इक्वल होगी, 3 कॉमन टेंजेंट आएंगी। अब हमने क्या किया कि सर्कल लेट से इंटरनली टच कर गए, तो इंटरनली टच करने पर ये कंडीशन आती है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली टच करने के बीच में जो कंडीशन होती है, वो ये वाली होती है कि सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि इन दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, वो R1+R2 से छोटी होनी चाहिए, और R1-R2 से, मतलब इस वाली कंडीशन से छोटा होना चाहिए और इस वाली कंडीशन से बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में आप देख पा रहे हो, थर्ड कंडीशन में 2 ही डीसीटी है, आईसीटी है ही नहीं। और इस केस में एक ही कॉमन टेंजेंट है जहां पर सर्कल टच कर रहे हैं, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो कॉमन टेंजेंट है, आपको लग रहा होगा कि ये आईसीटी है, लेकिन नहीं, ये डीसीटी है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में दोनों सर्कल के सेंटर सेम साइड में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और सर्कल यदि एक दूसरे के अंदर ही आ गए, तो बेटा कॉमन टेंजेंट होगी ही नहीं। क्लियर। इसके बाद बच्चों अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में, क्वेश्चंस भी बात करेंगे। ये जो ऑर्थोगोनलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है कि दो सर्कल यदि एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, मतलब इनके बीच का एंगल यदि 90 डिग्री होता है, यहाँ पे सर्कल्स के बीच का एंगल मतलब उनके टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल, ठीक है, यदि वो 90 डिग्री होता है, तो उसकी कंडीशन होती है, और उसकी कंडीशन ये होती है 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। कांस्टेंट यदि C1 C2 लेते हो तो C1 प्लस C2 जो भी आता है, ये कंडीशन अपने को ऑर्थोगोनलिटी की याद रखनी है, ठीक है बेटा। जो एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट आ रही थी, एक्सटर्नल मतलब ये वाली, इनकी लेंथ की बात होती है, तो जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इनकी बीच की जो डिस्टेंसेज होती है, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और जैसे इंटरनली जो टच करते हैं, तो इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट। इनके फॉर्मूले ये होते हैं। ये फॉर्मूले बच्चों अच्छे से याद रखना, क्योंकि कई बार इसके ऊपर यदि क्वेश्चन बन जाता है, तो चांसेस कम होते हैं कि हम किसी और दूसरे तरीके से या इनके डेरिवेशन जल्दी से सोल्व कर पाए, ठीक है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन रहा है, देखो जरा। देखो, इंटरनल टेंजेंट की लेंथ है 7 और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट की लेंथ है 11। तो R1 और R2 का प्रोडक्ट निकालो। तो हमने R1 R2 के इंडिविजुअल वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, ना सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस की आवश्यकता है। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है।
यहाँ पर बच्चों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली चेक करके देख सकते हो आप। ये कैसे चेक करते हैं, ये डिस्टेंसेस वगैरह निकालेंगे अपन। जैसे ये इंटरनली टच कर रहे हैं, तो इंटरनली टच करने वाले के केस में क्या होता है, एक ही कॉमन टेंजेंट होती है, उसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये पॉइंट टच कर रहे होते हैं तो उसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कॉमन कोड मतलब S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करने से ही आ जाती है। जैसे कि बेटा ये एक सर्कल यदि दूसरे सर्कल के कंप्लीटली आउटसाइड हो तो वहां पर 4 कॉमन टेंजेंट आती है, 2 DCT और 2 ICT। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि यदि इनकेस आपको DCT और ICT की कैलकुलेशन करने के लिए बोल दे कि DCT कैसे निकालोगे और ICT कैसे निकालोगे, तो बेटा क्या करना है ऐसे केस में, C1 C2 को लाइन ज्वाइनिंग को R1:R2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर दो, तो पॉइंट आ जाएगा P पॉइंट, जहां पर वो कट कर रही होगी। P पॉइंट आ गया एक्सटर्नल डिवीजन से। अब उस पॉइंट से पास करने वाली कोई भी लाइन की इक्वेशन लिखो, ये आ गई। ये जो लाइन होगी ये यदि सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट है तो या तो सेंटर 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस 1 कर दो, या सेंटर 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस 2 कर दो, किसी भी एक से कर दो। वह उसको सोल्व करके m की वैल्यू हो जाएगी, तो 2m की वैल्यू आएंगी, तो आपके पास दोनों टेंजेंट आ गए। ऐसे ही यदि आपको ICT कैलकुलेट करना है तो इंटरनल डिवीजन से वो पॉइंट निकाल लेंगे, इंटरनल डिवीजन से वो पॉइंट क्यू आ जाएगा। उसमें भी सेम कहानी करेंगे, वही m की वैल्यू निकालने के लिए सेंटर 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू रेडियस। बच्चों मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, एक बार इस ये जो क्वेश्चन है ना DCT कैलकुलेशन वाला, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इसकी कैलकुलेशंस आप करके देख लो। तो बच्चों आपने यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लिया होगा, ठीक है। देखो जनरली लोग कॉमन कोड के बारे में बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन आपने यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व किए होंगे तो कॉमन कोड का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमन कोड का जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट कैसे है, देखा, दो सर्कल यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कॉमन कोड की इक्वेशन पूछी जाती है। तो कॉमन कोड की इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होती है। तो जैसे दो सर्कल दिए हुए हैं तो अपन उनकी कॉमन कोड निकाल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कॉमन कोड के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि कॉमन कोड की लेंथ निकालो। याद करो कई बार आपने क्वेश्चंस में ऑब्जर्व किया होगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, और जब लेंथ की बात आती है तो थोड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम लेंथ कैसे निकालें। तो बच्चों देखो लेंथ निकालने का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, कि ये जो भी कॉमन कोड है इसकी लेंथ, कॉमन कोड की लेंथ PQ, ये C1 C2 की लाइन ज्वाइनिंग इस कॉमन कोड के परपेंडिकुलर होती है। आप जनरलाइज करके स्लोप निकाल करके चेक कर सकते हो कि हमेशा परपेंडिकुलर होती है PQ, और ये मिड पॉइंट भी होगा, तो PQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PM। सिमेट्रिकल केसेस है, इसका नहीं मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ये सिमेट्रिकल केसेस है। अब ये जो PM लेंथ है ये कैसे निकालेंगे, C1P का स्क्वायर माइनस C1M का स्क्वायर। C1P तो हो गया रेडियस ऑफ सर्कल S1, और C1M क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कॉमन कोड फ्रॉम सेंटर 1। मतलब क्या है, यदि आपको कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है तो क्या करें आप, जैसे ये जो अपना जो क्वेश्चन मैंने दिया था प्रीवियस क्वेश्चन पेज पे जो लिखा हुआ था, उनकी कॉमन कोड ये आई, सर्कल उनका सेंटर था ओरिजिन, तो सेंटर से ओरिजिन इसकी डिस्टेंस निकाली C1M, वो ये आ गई। तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या होगी, 2 टाइम्स अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस प्रकार से अपन कॉमन कोड की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यदि क्वेश्चन आपका कॉमन कोड की लेंथ का आता है तो उसको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हाउ यू विल इवेलुएट द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, ठीक। बच्चों यदि दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं किसी पॉइंट पर एक्सटर्नली या इंटरनली भी टच कर सकते हैं, मतलब ये कहानी भी हो सकती है, इंटरनली भी टच कर सकते हैं। तो वो जब टच करते हैं इंटरनली एक्सटर्नली तो उस पर जो कॉमन कोड होती है या फिर कॉमन टेंजेंट दोनों एक ही होती है। दूसरा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ भी चुका है और आगे भी चांसेस बनते हैं कि यदि सर्कल S1 बाइसेक्ट करता है दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस को, यदि सर्कल S1 दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है, सर्कल S1 यदि दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है तो इनकी जो कॉमन कोड होगी वो दूसरे सर्कल की क्या होगी, डायमीटर होगी बेटा। भाई इसका डायमीटर होगा नहीं होगा, बाइसेक्ट करेगा तो डायमीटर होगी और ये कॉमन कोड होगी। तो इनकी जो कॉमन कोड होगी जिस सर्कल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है उसका डायमीटर होता है।
ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कॉमन कोड निकाल लेते हैं S1 - S2 = 0 और उसके अंदर जिस सर्कल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है तो उस सर्कल की सेंटर को उस कॉमन कोड में सेटिस्फाई करवा देते हैं क्योंकि वो डायमीटर है, तो वहां से कोई ना कोई कंडीशन आपके पास आ जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कॉमन कोड जब बताया था कि भाई ये सर्कल है, ये सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं, तो इसके इन पॉइंट्स पर हमने क्या किया, टेंजेंट्स ड्रॉ करी, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसके रेस्पेक्ट में कोड ऑफ कॉन्टेक्ट और वो कॉमन कोड। बच्चों ये जो सर्कल होता है ना अपना स्टैंडर्ड वाला x² + y² = a² वाला, इसके ऊपर p पॉइंट, p अल्फा और q बीटा के ऊपर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने पढ़ ही लिया था, लेकिन यदि मैं इनका देखो, आप उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने पढ़ लिया था, तो उसके रेस्पेक्ट में आप ये कोड की इक्वेशन निकाल सकते हो, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट t = 0, तो ये आ जाएगी। या फिर आप इसकी इक्वेशन निकालने का तरीका है, 2 पॉइंट फॉर्म से अपन इक्वेशन ऑफ कोड निकाल सकते हैं, तो ये कोड की इक्वेशन हमें याद रखनी है। सिमेट्रिकल इक्वेशन हम लोग पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी याद रखेंगे। बच्चों जो हम ऑर्थोगोनलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि दो सर्कल जब ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो उनकी जो कंडीशन आई थी वो आई थी 2g1g2 प्लस ट्वाइस ऑफ f1 f2 = c1 + c2। ठीक है, ऑर्थोगोनलिटी के केस में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और भी बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, देखो पहला पॉइंट ये नोट करके रखना है, द सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्कल, एक ऐसा सर्कल, वेरिएबल सर्कल मतलब जो मूव कर रहा है उसका सेंटर, ऑर्थोगोनल टू 2 फिक्स सर्कल्स, 2 सर्कल है लेट्स से, तो एक ऐसा सर्कल जो दोनों को ऑर्थोगोनली 90 डिग्री पे कट कर रहा हो, तो उसके सेंटर की इसके साथ भी कंडीशन ये लगा देंगे और इसके साथ भी कंडीशन ये लगा देंगे, तो उसका जो सेंटर होता है वो गिवन सर्कल की रेडिकल एक्सिस पे लाई करता है। दो सर्कल्स की जो रेडिकल एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन भी यही होती है, S1 - S2 = 0। ठीक है, आपको यदि डाउट आ रहा है कि सर रेडिकल एक्सिस क्या होती है, तो पहले मैं वो बता देता हूँ। रेडिकल एक्सिस क्या होती है, दो सर्कल के रेस्पेक्ट में एक ऐसे पॉइंट का लोकस, रेडिकल एक्सिस क्या होती है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसके लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो या पावर ऑफ द पॉइंट इक्वल हो, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल हो या पावर ऑफ द पॉइंट इक्वल हो, तो वो पॉइंट क्या कहेंगे, S1 = S2 दे देंगे, मतलब S1 - S2 = 0 दे देंगे। मतलब दो सर्कल यदि एक दूसरे से जुदा जुदा है तो S1 - S2 एक लाइन होती है जिसके ऊपर से मतलब उनकी लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन, उसको अपन बोलते हैं कि वो अपनी रेडिकल एक्सिस होती है। तो यहाँ पर हम यही कह रहे हैं, जो ऑर्थोगोनलिटी का क्वेश्चन आया कि एक ऐसे वेरिएबल सर्कल का लोकस, सेंटर का लोकस जो दो फिक्स सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है, तो वो जो सेंटर्स होते हैं वो इन दोनों की रेडिकल एक्सिस पे लाई करते हैं। ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, यदि दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल हो, मतलब पोलर वाला कॉन्सेप्ट है, चलो इसको आप स्किप कर सकते हो, पोलर अभी सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, the center of a circle which is orthogonal to 3 given circles is a radical center provided the radical center lies outside the 3 circles। बेटा क्या होता है कि यदि आपको 3 सर्कल की कहानी है तो 3 सर्कल के रेस्पेक्ट में क्या होता है, उनकी रेडिकल एक्सिस आती है, ये इन दोनों की रेडिकल एक्सिस, ये इन दोनों की रेडिकल एक्सिस और ये इन दोनों की रेडिकल एक्सिस, ये तो मान लेते हैं कि एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रही है तीनों की रेडिकल एक्सिस। तो तीनों की रेडिकल एक्सिस का जो कॉमन पॉइंट आता है उसको सेंटर मान ले, और इनके ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वल होगी तीनों सेंटर से, इस वाले पॉइंट से तीनों सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी, क्योंकि यही तो होता है कॉन्सेप्ट, रेडिकल एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उनसे क्या होते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वेट करते हो, तो भाई इससे इन दोनों के ऊपर इक्वल है, इससे इन दोनों के ऊपर इक्वल है, और इस वाली टेंजेंट से इन दोनों के ऊपर इक्वल है, तो इस वाले पॉइंट से तीनों के ऊपर इक्वल है। तो इसको सेंटर और इसको रेडियस मानते हुए जो सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो सर्कल आता है इसको बोलते हैं रेडिकल सर्कल। रेडिकल सर्कल जो होता है दोस्तों वो ऑर्थोगोनल होता है। रेडिकल सर्कल जो होता है, ये जो नया सर्कल बना है, ये तीनों सर्कल के ऊपर क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। तो यदि आपको क्वेश्चन आए कि एक ऐसे सेंटर का सर्कल, मतलब एक ऐसा सेंटर बताइए, सर्कल का सेंटर बताइए जो कि तीनों गिवन सर्कल के क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, मतलब आपको रेडिकल सेंटर बताना है। तो रेडिकल सेंटर कैसे निकालेंगे, रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेडिकल एक्सिस सेंटर सर्कल से निकाली जा सकती है। ठीक है, तो वही बात आ गई, रेडिकल एक्सिस क्या होती है। यदि दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी कॉमन कोड ही रेडिकल एक्सिस हो जाती है। यदि टच करते हैं तो कॉमन पॉइंट पर जो कॉमन टेंजेंट होती है वही रेडिकल एक्सिस हो जाती है।
रेडिकल एक्सिस जो होती है वो हमेशा इनकी लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर होती है। यदि सर्कल्स की रेडियस इक्वल होती है तो ये मिड पॉइंट हो जाता है, मतलब इनके मिड पॉइंट से पास करेगी। रेडिकल एक्सिस जो होती है वो हमेशा कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है। लेट्स से ये सर्कल्स थे, ये इनकी कॉमन टेंजेंट थी, तो रेडिकल एक्सिस जो होती है कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है, क्योंकि इनसे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। एक ऐसा सिस्टम ऑफ सर्कल जिनकी रेडिकल एक्सिस सेम होती है उसको बोलते हैं कोएक्सियल सिस्टम, और एक ऐसे पेयर ऑफ सर्कल जिनकी रेडिकल एक्सिस नहीं होती वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के केस में ना तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बाकी सारे केसेस में क्या होता है, कॉमन कोड हो गई, कॉमन टेंजेंट होगी, वही आपकी रेडिकल एक्सिस हो जाती है। इसके बाद बच्चों रेडिकल एक्सिस के जो केसेस है वो जनरली मेंस के अंदर नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी पॉइंट्स को याद रखना है। बेटा फैमिली ऑफ सर्कल भी एडवांस के अंदर आता है, लेकिन रिसेंट के यदि मैं पेपर देखूं 2020 2019 जेई में 2020 जहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, वैरायटी ऑफ सेशंस में पेपर लिया गया था जेई मेन का, तो वहां पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन फैमिली ऑफ सर्कल से लिंक किया गया था। देखो फैमिली से मतलब क्या होता है उस बात को समझ लो। फैमिली से मतलब क्या होता है, दो कर्व की फैमिली क्या होती है, दो लाइन की फैमिली क्या होती है। देखो बेटा क्या होता है कि दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट सर्कल पास करते कि नहीं करते, तो उनकी जो इक्वेशन होती है वो होती है S1 प्लस लेमडा टाइम S2 इक्वल टू 0। भाई ऑब्वियस सी बात है लेमडा -1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो S1 और S2 के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को उड़ा देगा। वो सर्कल की इक्वेशन होनी चाहिए। और साथ में तो S1 प्लस लेमडा टाइम S2 उसकी फैमिली ऑफ सर्कल होती है। अब वो इनफाइनाइट सर्कल होंगे लेमडा के अकॉर्डिंग, के अकॉर्डिंग, और उनकी के की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है। दूसरा होता है कि सर्कल और लाइन यदि दो पॉइंट पे कट करती है तो इन दोनों पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल पास करेंगे, तो इनकी इक्वेशन होती है S प्लस लेमडा एल या S प्लस के एल इक्वल टू 0। ठीक है। अब यदि आपको फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू पॉइंट बोले कि दो पॉइंट से कितने सर्कल पास करेंगे, बेटा यदि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं तो उनसे तो फिक्स सर्कल पास करता है, तो दो पॉइंट से कितने सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल पास करेंगे, जिसकी ये कोड होगी, जिसका ये डायमीटर होगा, बहुत सारे सर्कल पास करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि डायमेट्रिक फॉर्मेट में एक सर्कल की इक्वेशन निकाल लेते हैं। डायमेट्रिक फॉर्मेट में यदि दो पॉइंट गिवन है तो, और ये डायमीटर की इक्वेशन भी आ गई, तो बेटा इससे पास करने वाली फैमिली ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी, S डायमेट्रिक फॉर्मेट में सर्कल की इक्वेशन प्लस लेमडा टाइम्स लाइन की इक्वेशन। लाइन आप डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिख दो या टू पॉइंट फॉर्मेट में लिख दो। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट आता है कि किसी पर्टिकुलर लाइन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे ये पर्टिकुलर लाइन है, इसके ऊपर एक फिक्स पॉइंट है x1 y1, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल, टच करने वाले सर्कल्स बहुत सारे होते हैं। ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या होगा, किसी पर्टिकुलर लाइन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल वो हो जाएंगे कि उस पॉइंट पर आप पॉइंट सर्कल लिख दो, उस पॉइंट पर आप पॉइंट सर्कल लिख दो प्लस लेमडा टाइम्स या के टाइम्स वो जो लाइन है वो लिख दो, वो फैमिली ऑफ सर्कल आपकी आ जाएगी। बच्चों ये जो डी पॉइंट है इसको मैं आपको ऐसे कहता हूं कि कोई कर्व है, लेट्स से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मैं कर्व की बात करता हूँ, मेरे को फिक्स लाइन भी नहीं दी, बोला गया इसकी 1,2 पर टेंजेंट, इसको 1,2 पर टच करने वाला सर्कल की इक्वेशन निकालो। तो बेटा पैराबोला के ऊपर किसी 1,2 पर टच कर रहा है सर्कल, तो 1,2 के ऊपर एक फिक्स टेंजेंट होगी कि नहीं होगी, सर्कल इसकी टेंजेंट मैंने निकाल दी, इसकी टेंजेंट मेरी आ गई y इक्वल टू एक्स प्लस 1, मेरी टेंजेंट आ गई 1,2 पर टेंजेंट आ गई। तो अब क्या हो गया, आप पैराबोला को भूल जाओ, पैराबोला के ऊपर उस पॉइंट के ऊपर एक फिक्स लाइन आ गई नहीं आ गई, तो एक फिक्स लाइन को फिक्स पॉइंट पर टच करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकते हो नहीं लिख सकते, तो वो सर्कल क्या होगा, वो होगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स दैट लाइन इज x-y+1 इक्वल टू 0। आया कि नहीं आया, अब वो सर्कल आ गया, फैमिली ऑफ सर्कल आ गया, अब उसमें लेमडा निकालने के लिए कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, वहां से अपन लेमडा निकाल सकते हो। तो जनरली ये जो डी पॉइंट है ये लाइन के ऊपर फिक्स पॉइंट ना दे करके कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पे टच करवाने की कहानी के बारे में पूछा जाता है, इसका लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी वाला पार्ट।
ठीक है। ई और एफ के बारे में भी मैं भी बात कर रहा हूं, ई और एफ के बारे में मैं भी बात करता हूं आपसे। ई और एफ पॉइंट क्या कहते हैं कि एक ट्राइंगल को, एक ट्राइंगल को यदि कोई सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एक ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की यदि मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइंस पता हो तो इनके सर्कम सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं भाई, या तो अपन इनको पॉइंट निकालें और 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल निकाल लें, या फिर आप क्या करो L1 L2 प्लस लेमडा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 इक्वल टू 0, ये निकाल लो। दो लाइन का प्रोडक्ट करेंगे तो लाइन की जनरल इक्वेशंस आएंगी। इसके बाद आप ये कंडीशन लगा देना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एक लेमडा और म्यू में रिलेशन आ जाएगा, और एक कंडीशन लगा देना कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तभी ये सर्कल होगा। इन दोनों को सोल्व करके लेमडा म्यू आ जाएंगे तो आपकी लाइन सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। यदि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल हो L1 L2 L3 L4 और क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल यदि पूछा जाता है तो उसके बारे में देख लो आप। उसकी इक्वेशन होती है म्यू टाइम्स L1 L3 प्लस लेमडा टाइम L2 L4, अपोजिट साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और लेमडा और म्यू सेम कंडीशन से निकाला जा सकता है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन फैमिली ऑफ सर्कल पे करके बता दो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फैमिली ऑफ सर्कल पर। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, बाकी के क्वेश्चन आप लोग करके देख सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करके बताइए। देखो बेटा, एक वेरिएबल सर्कल है जो कि इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करता है। किसी लाइन को किसी पॉइंट पे टच करने सर्कल्स की इक्वेशन क्या होती है? फैमिली ऑफ सर्कल आ जाएगी, पॉइंट सर्कल प्लस लेमडा टाइम्स दैट लाइन, वेरिएबल सर्कल आ गई। नाउ दिस सर्कल कट्स द सर्कल, तो इनकी कॉमन कोड, तो ये S1 आ गया और वो S2 दिया हुआ है, तो इनकी कॉमन कोड क्या हो जाएगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। बेटा ये आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 प्लस लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0, और S2 भी लिखा हुआ है। S1 माइनस S2 कर दो बेटा, तो 2x में से 4x गया तो माइनस का 6x, माइनस 2y में से 5y गया तो माइनस का 7y, 2 में से ये 8 हो गया, प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, यही आ रहा है कि ये आपकी कॉमन कोड आ रहा है। कॉमन कोड हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, तो देखो ये लाइन 1 और ये आपकी लाइन 2 L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, तो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो इन दोनों को बच्चों आप सोल्व कर लीजिए। 6x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0, इन दोनों को सोल्व करके आप बताइए कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, बताइए क्या आएगा।
क्या आएगा बेटा, बताइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं पहली इक्वेशन को, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट इक्वेशन को, तो 6x + 6y - 12 = 0। कैलकुलेशन चेक कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y + 4 = 0। तो y कोऑर्डिनेट आ गया -4, y यदि -4 है तो x कितना आ गया 6। तो चेक करो, ये जो कोड होंगी कॉमन कोड, ये हमेशा 6, -4 से पास कर रही है। कहाँ से पास करेंगी, 6, -4 से। सभी बच्चे चेक करके बताएं कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। तो आपको ओवरऑल सर्कल की कहानी क्लियर है कि नहीं, किस प्रकार की थ्योरी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और इनमें से कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो जी मेन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको प्रिपेयर कीजिए TRS 9, अगली क्लास में मिलेंगे फिर TRS 10 में।